तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है नारी बेट्टा। ये एक मलयालम मूवी है। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक पुलिस कर्मचारी अपने ही डिपार्टमेंट में छुपे गद्दारों को बेनकाब करता है और कैसे मासूमों को इंसाफ दिलाता है। और अगर आप ऐसी ही मूवीज को सिर्फ कम से कम समय में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल मूवीज इन मिनट्स 178 को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 11 नवंबर 2003 से। पुलिस एक शख्स जिसका नाम वर्गीस है उसके पीछे पड़ी है। वो उनसे बचने के लिए कभी इधर कभी उधर भागता है। एक दिन गाड़ी में वो छुपकर सफर कर रहा था, लेकिन पुलिस को खबर मिल जाती है और पुलिस उस गाड़ी को रोकती है। वर्गीस वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर आखिर में पकड़ा जाता है। उसे एक सुनसान गोदाम में ले जाकर बुरी तरह पीटा जाता है और पूछताछ होती है। केरल के वायनाड के जंगलों में कई आदिवासी परिवार रहते थे। न उनके पास पक्के मकान थे, न सही सड़कें थी, बस झोपड़ियां और मुश्किल जिंदगी जी रहे थे। इनके हक के लिए एक बहादुर औरत आवाज उठाती है और वो सरकार से रिक्वेस्ट करती है कि हमें पक्के घर बनाकर दिया जाए। सरकार की ओर से जवाब आता है कि वो पक्के घर बनाकर देगी, लेकिन पहले उनको वो झोपड़ियां खाली करनी पड़ेगी, मगर वो औरत साफ इनकार कर देती है। अब कहानी का असली किरदार वर्गीस सामने आता है। वो सरकारी नौकरी की तलाश में है, लेकिन हर बार उसे नौकरी नहीं मिलती और वो असफल हो जाता है। और बचपन में उसके पिता की मौत हो गई थी। तब से माँ सिलाई करके घर चलाती है। वर्गीस की बचपन की दोस्त और महबूबा का नाम झांसी है। काम न होने की वजह से हर बार मुलाकात का खर्चा झांसी उठाती है, लेकिन एक दिन झांसी का बाप वर्गीस और झांसी को एक साथ देख लेता है। वो अपने गोदाम पर वर्गीस को बुलाता है और कहता है, तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो, इसलिए मैं ये रिश्ता नहीं कर सकता, क्योंकि तुम कुछ कमाते भी नहीं हो। थोड़े वक्त बाद वर्गीस को पुलिस कांस्टेबल की नौकरी का ऑफर मिलता है। माँ और चाचा खुश हो जाते हैं, लेकिन वर्गीस को इस बात की थोड़ी भी खुशी नहीं है, क्योंकि उसे डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर की जॉब चाहिए थी। आखिरकार झांसी के कहने पर वो नौकरी ज्वाइन कर लेता है, साथ ही पढ़ाई भी जारी रखता है। यही उसकी दोस्ती होती है बशीर नाम के एक नेक दिल कांस्टेबल से। और वर्गीस की अब वहाँ ड्यूटी लगती है, जहाँ गरीबों की झोपड़ियों को गिराने का काम चल रहा था। और दूसरी तरफ आदिवासी 20 दिन से घर बनाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ फैसला नहीं आता। वो शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे और पुलिस को भी हुक्म था कि उनकी हिफाजत जारी रखे, लेकिन वर्गीस चाहता है कि उसे इस ड्यूटी से हटा दिया जाए, क्योंकि उसका एग्जाम आने वाला है। लेकिन अफसर मना कर देते हैं। एक दिन कैंप में रहते हुए वर्गीस का झगड़ा एक आदिवासी रमेश से हो जाता है। बशीर उसे समझाता है कि हम यहाँ उनकी सुरक्षा के लिए हैं, उनसे मारपीट मत करो। कुछ दिन बाद आईपीएस रघुवरन को आदिवासियों के पानी में कुछ गंदा मिलाते हुए देखा जाता है। वर्गीस ये देखकर बशीर को बताता है, लेकिन बशीर कुछ नहीं कहता। जब आदिवासियों को ये सच पता चलता है तो वो पुलिस से भिड़ जाते हैं। पुलिस उन्हें अपमानित करती है और आईपीएस उनको धमकी भी देता है। अगले दिन रघुवरन अपनी टीम के साथ जंगल में छापा मारता है, ताकि वो सरकार को ये दिखा सके कि आदिवासी लोग गांजा उगाते हैं, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। फिर अचानक बशीर गायब हो जाता है। वारिस उसको ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बशीर की लाश मिलती है और बशीर की मौत का इल्जाम आदिवासियों के ऊपर आ जाता है। लेकिन वर्गीस को पता चलता है कि बशीर को मारने वाला कोई आदिवासी नहीं, बल्कि पुलिस वाला था और रघुवरन ने इल्जाम आदिवासियों पर डाल दिया था। बशीर की मौत के बाद अब ऊपर से आदेश आता है कि धरना खत्म करो, लेकिन रघुवरन मौके का फायदा उठाकर गोली चलाने का हुक्म देता है। कई आदिवासी मारे जाते हैं। वर्गीस जितना हो सके लोगों को बचाता है, मगर सबको नहीं बचा पाता। बाद में वो सबूत इकट्ठा करता है और कोर्ट में पेश करता है कि रघुवरन ने लाशें छुपाई और जलवाई थी, जिसमें न चाहते हुए भी वर्गीस भी शामिल था। कोर्ट तहकीकात करता है और सच्चाई सामने आ जाती है और फायरिंग में शामिल सभी अफसर गिरफ्तार होते हैं। सरकार आदिवासियों के लिए बेहतर सुविधाएं देने का ऐलान करते हैं। वर्गीस रघुवरन से कहता है, तेरी कई चालाकियां के बावजूद सच जीत गया। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।